वेलकम हियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड ओसी फर्स्ट चैप्टर 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इसमें क्वेश्चन है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो हम ये देख रहे हैं हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से हमको इंट्रोड्यूस कराया था। उन्होंने ये मैनेजमेंट दिया है, बताया है। एंड इनका बॉर्न हुआ है 1841 में एंड डेथ हुई है 1925 में। Henry Fayol was a French mining engineer who turned to leading industrialist and a successful manager. Okay, he started his career a mining engineer in a French mining company, rose to the position of the chief managing director. After conducting many experiments, इन्होंने बहुत सारे experiments किए and observation किए in the organization. Fayol proposal 14 principle of management, which are the explained in the famous book जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पूरे डिटेल मिलते हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 101% आपके एग्जाम में आएगा, 12th बोर्ड में आता है। ओके, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट इन दिस क्वेश्चन। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ड्यू टू दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स, ही इज कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न? हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है। ये भी क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स या कभी भी आ सकते हैं, तो प्लीज आप लोग लर्न करके रखो। ओके, फेयोल सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल हमको सजेस्ट किया है। व्हाट इज द विच इज द 14 प्रिंसिपल हम लोग आगे देखेंगे। 14 प्रिंसिपल इज दिस: प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, principle of discipline, principle of unity of command, principle of unity of direction, principle of subordinate of individual interest to organizational interest, principle of centralization, principle of remuneration, principle of scalar chain, principle of order, principle of equity, principle of stability of tenure, principle of initiative, principle of spirit de corps। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं। सो मैं आपको एक एक करके सारे प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। एंड फर्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। व्हाट इज द डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क? मतलब क्या होता है? कामों को बांटना, प्रॉपर डिवाइड करना, जिसकी जैसी काबिलियत उसको वैसा काम। बहुत ही ईजी है बच्चों, आप ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आप कभी भी अगर पेपर लिखते हो, कुछ भी करते हो, बहुत ही अच्छा तरीका है लिखने का। आप स्टार्टिंग में अगर कोई प्रिंसिपल, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये लाइन ऐड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। इट इज असाइन्ड टू एम्प्लॉयज एज पर देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इफिशियंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज which ultimately turns into expected productivity level. Means when we divided the work to capabilities and qualities of the employees, then अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हो काम करना, अगर अपनी पसंद, तो आप काम बड़े मन से करते हो, है कि नहीं? तो इसीलिए जिन लोगों को जो काम करना पसंद है उन लोगों को उस हिसाब से काम बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। और अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि हमारा जो गोल है, जो डिज़ायर गोल है, वो अचीव हो जाता है। ओके, और प्रॉफिट होता है। तो सेकेंड है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी और अधिकार। ठीक है, जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है तब उससे हमें एक अधिकार भी मिलता है, राइट। अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी जो होती है, अधिकार होता है, अधिकार से हम अपने, हमारे पास एक ये हो जाता है कि हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। It is necessary to get the things done appropriately from the subordinates. Authority always comes with the responsibility. Authority कब आती है? जब हम कोई responsibility लेते हैं। If the manager is given the authority to complete a task with a given a time, अगर मैनेजर को अपने मिले हुए समय में अपना जो टास्क है वो कंप्लीट करना है, उसकी वो अथॉरिटी मिलती है, he should be held responsible, तो उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है कि भाई आप भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। अगर ये टास्क कंप्लीट हुआ तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नहीं कंप्लीट हुआ तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को ये ध्यान रखना है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब हम कोई चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उस चीज़ के बारे में डिसीजन लेने के लिए हमें अथॉरिटी अपने आप मिल जाती है। दैट इज कॉल्ड द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और नेक्स्ट इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अकॉर्डिंग टू द हेनरी फेयोल या फिर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में या किसी भी जगह हम कोई भी काम करें विदाउट डिसिप्लिन जब खराब हो जाता है। ओके, इसीलिए हमें डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स निकाले हैं, बनाए हैं, उसको एम्प्लॉयज फॉलो करें, बहुत ज़रूरी है। ओके, डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन हमें हेल्प करता है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। देयर मस्ट बी अ क्लियर, ये तो बहुत ही साफ है, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा डिसिप्लिन पॉइंट फिनिश होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड। Each member, according to this principle, each member of organization should receive order from only one superior. क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक सुपीरियर से सारे लोग ऑर्डर लेते हैं, ओनली वन सुपीरियर। द प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे रूल्स हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, जो हमको हेनरी फेयोल ने दिए हैं, ये क्या करते हैं, ये मैनेज करने में हेल्प करते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच में कन्फ्लिक्ट, छोटे मोटे झगड़े ना हो। ओके, डिस्प्यूट्स ना हो, बहस ना हो। इट आल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूज़न। अगर हमारे ऊपर एक सुपीरियर होता है और वो हमें ऑर्डर देता है तो हम वर्क प्रॉपर करते हैं बिना कन्फ्यूज़न के, भाई हमें ये बोला गया है, ये करना है। बट अगर आपके ऊपर दो सुपीरियर हों और दोनों ने ऑर्डर दिया हो तो आप सोचोगे पहले किसका करें, कौन सा ना करें, क्या सही क्या गलत, मीन्स आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए एक सुपीरियर जो जहाँ रहता है वहाँ पे काम बहुत ही सही तरीके से होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इट ऑल्सो हेल्प द अवॉइडिंग कन्फ्यूजन। इफ द एम्प्लॉय रिसीव कमांड्स फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी ही विल गेट कन्फ्यूज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ही विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन अबाउट दोज ऑर्डर्स शुड बी फॉलो। और एम्प्लॉयज प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते कि हम किसकी बात सुने और किसकी बात ना सुने। ठीक है, यहाँ पे एक देखिए ड्राइंग भी दिया गया है, राइट अप्रोच एंड रॉन्ग अप्रोच। राइट अप्रोच में वन ऊपर सुपीरियर है और नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं। रॉन्ग अप्रोच में टू सुपीरियर है और नीचे सबॉर्डिनेट्स है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। सो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल स्टेट्स देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। कितने हेड होने चाहिए? वन हेड, एंड प्लान इज ऑल्सो वन। Each group is organization should have the same objective and group should be directed by manager using single plan। मतलब एक ही प्लान, एक ही सुपीरियर, एक ही डायरेक्शन और उसी पे हमें फॉलो करना है। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। According to this principle, interest of individual must be given less importance than the interest of organization। Means individual interest को यहाँ पे कम महत्व देते हैं, importance देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बिकॉज अकेले के डिसीजन लेके क्या करेंगे अगर सब लोग एग्री नहीं होंगे तो। ओके, वाइल टेकिंग डिसीजन, जब डिसीजन लेना होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ होल ग्रुप rather than the interest of single employee। ना कि वो सिंगल एम्प्लॉय का इंटरेस्ट जानता है बल्कि होल ग्रुप, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का इंटरेस्ट जानता है कि कौन चाहता है क्या करना, कौन क्या नहीं करना चाहता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, मेरे अगेंस्ट कितने लोग हैं, मेरे साथ एग्री कितने लोग हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन refers to the concentration of powers। What is the centralization? Concentration of power and authorities। In some organization this power is vested in one hand or few hand। एक हाथ में रहता है ये पावर ऑफ अथॉरिटी या तो बहुत सारे हाथों में रहता है। The situation occurs in the small organization, but if the size of organization is large then there is a decentralization power of authority। जब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तब ये सेंट्रलाइजेशन चलती है और अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तो डिसेंट्रलाइजेशन चलती है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो नेक्स्ट इज है हमारा 8th प्रिंसिपल है, 8वां प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन। आप सभी जानते हैं रेम्यूनरेशन मतलब होता है पैसा, फाइनेंस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल
Remuneration of a staff employees is the principle to keep them satisfied financially as well as retain them of a long span of time within the organization. The fair remuneration effect on the productivity and efficiency level are total. The remuneration should be fixed by taking into consideration the skill, expertise, knowledge, tenure, cost of living, market trend, profitability of organization. Means कोई भी स्टाफ अगर काम करता है उसका रेम्यूनरेशन प्रॉपर होना चाहिए, जितना उसे चाहिए उतना हम देंगे तो वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा. इफ सेटिस्फाई द एम्प्लॉयज देन दे वर्क इफिशिएंटली, देन वी अचीव डिजायर गोल व्हाट वी वांट. जो हमें चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं, डिजायर गोल, और उस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होता है. इसीलिए जितने भी स्टाफ एम्प्लॉयज हैं उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों. सो नेक्स्ट इज स्केलर चेन. व्हाट इज अ स्केलर चेन? स्केलर चेन क्या होता है? स्केलर चेन मीन्स द हायरार्ची ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल, द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन. स्केलर चेन मतलब होता है एक चेन की तरह होता है, सुपीरियर एंड एम्प्लॉयज. डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है सुपीरियर और एम्प्लॉय से, वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है. और जो सुपीरियर फिर उसके नीचे ऐसा 2-3 स्टेप बाय स्टेप करके एम्प्लॉयज़ के पास आते हैं, वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है. इसीलिए स्केलर चेन हमें बताता है कि क्या प्रॉपर कम्युनिकेशन वे है और क्या प्रॉपर कम्युनिकेशन वे नहीं है. स्केलर चेन जो है वो एक ट्रेडिशनल तरीका, आज का जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक. क्या बोलते हैं हम लोग? गैंग प्लैंक बोलते हैं, जो डायरेक्ट सुपीरियर से डायरेक्ट एम्प्लॉय कम्युनिकेट करता है. सो 10th हमारा है ऑर्डर. This principle is based on a place for everything and everything is in its place. मतलब एक ही जगह पर सब और सबकी जगह पर एक, इसको बोलते हैं ऑर्डर. मतलब जो सही समय पर सही डिसीजन लिया जाएगा उसी को बोलते हैं सही ऑर्डर देना. ओके, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस एट द राइट प्लेस एंड ऑन राइट जॉब. The principle focuses on the proper utilization of physical and human resources. हर तरीके का हर चीज़ को सही तरीके से यूज़ किया जाए, सही समय पर सही डिसीजन सही इंसान के लिए लिया जाए, वही हमारा होता है प्रॉपर ऑर्डर देना. ओके, सो नेक्स्ट इज इटिव. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली. हमारा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली होना चाहिए. सारे सबऑर्डिनेट के साथ हम अच्छी तरह पेश आए, अच्छा बिहेव करें. वाइल डिवाइडिंग द वर्क, जब हम डिवाइड कर देते हैं वर्क, डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज, डिसाइडिंग द मॉनिटरी टर्म्स, देयर शुड बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज. इट इज ऑल्सो सजेस्ट दैट द रेम्यूनरेशन शुड बी not depend on the department but the level of the subordinates are working. The employees working on the same level but in different departments should be same wages. This equity will help the avoiding conflict and organization. When two persons are working same things but different department, then हम लोग को उनका वेजेस भी, उनका रेम्यूनरेशन भी, उनका सैलरी भी सेम रखना चाहिए. भले ही वो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क करते हो बट उनका जो सैलरी है वो क्या है? सेम है, जिसकी वजह से इक्विटी रहती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और जो सबके अंदर जो झगड़े हैं, कन्फ्लिक्ट्स है, लड़ाइयाँ हैं, वो नहीं होते और हमारा जो वर्क है बहुत ही स्मूथली चलता है और हम डिज़ायर गोल अचीव कर पाते हैं, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होती है. ओके, सो नेक्स्ट क्या है बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, जब हायर करते हैं, रिक्रूटमेंट मीन्स हायर करना. ओके, आपको तो पता है हायर एंड फायर, भर्ती करो और निकालो, इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट मीन्स हायर करना. एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज द मैनेजमेंट शुड एश्योर दैट अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी. उनको जॉब की सिक्योरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी एम्प्लॉयज़ हम हायर करते हैं उनको ऐसा लगे कि भाई हमारी जॉब है, हम सेफ हैं, हमारी जॉब जाएगी नहीं. अगर उन्हें ऐसा फील होता है देन इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस टू बिलोंगिंग अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़. इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी. अगर उनको इनसिक्योरिटी रहेगी जॉब की तो हमेशा डरते डरते काम करेंगे, प्रॉपर काम नहीं करेंगे और इसका अल्टीमेट किस पे असर पड़ता है? हमारे टर्नओवर पे, हमारे प्रॉफिट पे ऑर्गेनाइजेशन के. इसीलिए हमेशा जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने जॉब के लिए सिक्योर्ड होना चाहिए और हमें उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए जॉब के लिए. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव मीन्स व्हाट? इनिशिएटिव refers to volunteer to do the work in the innovative way, something new ideas.
ओके, कुछ नया कर दिखाने का तरीका, कुछ नया कर दिखाने का जोश। द फ्रीडम टू थिंक, जब हम एक स्वतंत्र रूप से हम सोच सकते हैं, हमें फ्रीडम मिलती है सोचने के लिए, काम करने के लिए, तब हम क्या करते हैं, अपने तरीके से कुछ नया तरीका निकालते हैं, अपने दिमाग से कुछ नई चीज़ सोचते हैं। यही यहाँ पे है, द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज इनकरेज एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव वाइल वर्किंग ऑन द गिवन टास्क। इन इनिशिएटिव शुड बी वेलकम बाय अ मैनेजर इंक्लूडिंग थ्रू डिस्कशन ऑन दोज न्यू आइडियाज। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द क्रिएटिंग हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। वो अपने फ्री माइंड से जब सोचेंगे, कुछ नया तरीका लगाएंगे, कुछ नए आइडिया क्रिएट करेंगे, कुछ नया कर दिखाएंगे, तभी हमें हमारा डिजायर गोल अचीव होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। अल्टीमेट हमें क्या चाहिए? ओनली द प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीव द डिजायर गोल। हम इतने सारे प्रिंसिपल सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे गोल को अचीव करने का ये सारे प्रिंसिपल है, तरीका है। एंड द लास्ट क्या है बच्चों? स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम वर्क, एक साथ मिलकर काम करना। ओके, हेनरी फेयोल हैज अ गिवन एम्फेसाइज ऑन द टीम वर्क। किस पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं? हमारे टीम वर्क पे। स्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स यूनियन इन स्ट्रेंथ, मतलब कि एकता में ताकत, एकता में शक्ति। आपने बचपन से सुना है एकता में शक्ति है। एक हमारी छोटी सी कहावत थी, एक लकड़ी को सब तोड़ते हैं, अगर लकड़ी का गट्ठर हो गया तो कोई तोड़ नहीं पाता है। उसी तरह है यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इन दिस ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल असेट। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए ग्रुप एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, और ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स जो एम्प्लॉई हैं, जो हमारे लोग हैं काम करने वाले, यही बहुत बड़े, बहुत ही वैल्यूएबल असेट हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत ही वैल्यूएबल लोग हैं। इफ़ ऑल एज अ यूनियन, अगर सभी लोग एक साथ एक मिलकर काम करें, एंड विथ म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर भरोसा करके, द डिफिकल्टीज कैन बी सॉल्व क्विकली, तो जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्याएं होंगी तुरंत सॉल्व हो जाएंगी। देयरफॉर, इसलिए अ लीडर मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क। उनको एक टीम बनाकर लेके चलना चाहिए, सबके अंदर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रखनी चाहिए। और ये हमारा था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आप लोग बच्चों ये प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ लेना 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज ये 101% आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में आएगा और आपको करना पड़ेगा। प्लीज़ बच्चों अच्छी तरह समझ लीजिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच, वेलकम कि आप लोग ये देख रहे हैं, थैंक यू। और इस चैनल को शेयर कीजिए जितना हो सके, आपके लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।